गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इससे पहले हम जो टेंस की वीडियो बना रहे थे उसमें कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि ये जो वर्ब होती है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है, ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा एक बार फिर बता दो हमें। तो उसी टॉपिक को मैं एक बार अच्छी तरीके से रिपीट करने जा रहा हूँ। और वो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना आप पास्ट ईयर क्वेश्चन जितने भी देखेंगे हरियाणा पुलिस में और एचएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हर एक एग्ज़ाम में। इसलिए ये टॉपिक और ये जो टेंस का टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर एचएसएससी की तैयारी आप कर रहे हो तो आप 3-4 टॉपिक प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, टेंस इनको अच्छे तरीके से पढ़ लो। यहाँ से आपके नंबर कवर हो जाएंगे ग्रामेटिकल पोर्शन से। करते हैं स्टार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो एक सेंटेंस है, ही गेव मी ए पेन। अब जो गिव है, गिव एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है। एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे अगर मैंने कहा ही गेव मी ए पेन, तो यहाँ पे जो मी है ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो पेन है ये एक प्रकार का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इन वर्ब के साथ हमेशा सबसे पहले अगर इन दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आते हो तो आप लोगों को इस सेंटेंस को ऐसे लिखना होगा, ही गेव ए पेन। यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा के अब ये मी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब अगर इन वर्ब के बाद आप सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हो तो आप लोगों को टू लगा के और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, देखते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स टू फॉर whom और टू फॉर व्हाट द एक्शन ऑफ द वर्ब इज डन। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम whom का आंसर पता लगा पाते हैं और व्हाट का आंसर पता लगा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू द गिफ्ट। इसका हिंदी आप लोगों को पता है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका आंसर पूछना, आस्क योर सेल्फ आई गिव द गिफ्ट टू whom, कि मैंने ये गिफ्ट किसे दिया। whom का मतलब होता किसे दिया, तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि टू यू दिया। मतलब मैंने ये गिफ्ट तुम्हें दिया या उसे दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो यू है यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो गिफ्ट है यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसे ही कुक्स द चाइल्ड ए पाई, तो इसमें फिर आप आंसर चेक करो, आस्क योर सेल्फ कि ही कुक्स ए पाई फॉर whom। मतलब उसने जो भोजन पकाया है, मतलब पाई जो एक प्रकार का डिश होता है, ये पकाया है, ये किसके लिए पकाया है, तो ये बच्चों के लिए पकाया है। आंसर क्या मिलेगा, चाइल्ड के लिए पकाया है। इसका मतलब यहाँ पे चाइल्ड जो है वो एक प्रकार का क्या है, आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए पाई जो है ये क्या आपके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वो वर्ब कौन कौन सी होती है वो देख लो आप लोग, ये गिव, टेल, ऑफर, प्रेजेंट, ग्रांट, आस्क, टीच। ये एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब देखो इनको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है। सेंटेंस देखें, ही सेड टू मी। क्वेश्चन पूछेगा क्या ये राइट सेंटेंस है, ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है बच्चों। यहाँ पे ही तो एक सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट। और यहाँ पे सेड जो है वो एक प्रकार की मेन वर्ब है। और मेन वर्ब भी दो प्रकार की हो सकती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है और एक इनट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो व्हाट और whom का आंसर देती है
और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो व्हाट और हुम का आंसर नहीं देती। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाया जा सकता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कभी भी बनाया नहीं जा सकता। इसका मतलब यहाँ पे सैड जो है वो एक प्रकार की इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पे मी से पहले किसका प्रयोग किया है, टू प्रीपोजिशन का। अगर मैं इस टू को यहाँ से हटा देता और सीधा ये लिख देता ही सैड मी, तब ये सेंटेंस रोंग हो जाता। क्यों? क्योंकि सैड एक प्रकार की इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती, और मी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, और यह ऑब्जेक्ट भी किस प्रकार का है, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसलिए ये सेंटेंस उस समय रोंग हो जाता। इसलिए हमने यहाँ पे इस सेंटेंस को यहाँ पे टू लगा के राइट कर दिया। उसके बाद ये जो नरेशन होते हैं उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं। सॉरी, नरेशन के अंदर जो होता है आपके पास, उसमें देते हैं सेंटेंस सैड टू को जब चेंज किया जाता है तो टोल्ड में चेंज किया जाता है। जब हम इस सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड के अंदर तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही टोल्ड मी। इसका मतलब यहाँ से टू को हटा दिया जाएगा। अब बच्चों इस टू को यहाँ से हटाने का कारण अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो कारण ये है क्योंकि यहाँ पे टोल्ड जो है वो एक प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिससे आपको हुम का और व्हाट का आंसर मिले। ही टोल्ड मी, उसने क्या बताया, क्या व्हाट से आंसर मिलता है, क्या बताया, कोई बात बताई, कोई भी चीज बताई। इसका मतलब टोल्ड एक ऐसी वर्ब है जो व्हाट का आंसर भी देती है और हुम का आंसर भी देती है। मतलब उसने किसे बताया, उसने मुझे बताया, तुम्हें बताया। इसका मतलब यहाँ पे टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। इसलिए आपने यहाँ पे टू को हटाकर सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया और वो ऑब्जेक्ट मी हो गया। और आपको पता है उसके बाद, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टेल है वो एक प्रकार की कैसी वर्ब है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है। इसका मतलब अगर आप लोगों को एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया जाता है और एक, मैंने आपको बताया था ना, इन वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट लगते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही लगे, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर लगता है। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं कहता ही टोल्ड मी एनीथिंग, तो यहाँ पे मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एनीथिंग है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सेंटेंस अब राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वर्ब ऐसी है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है, इसलिए यहाँ पे मी का भी प्रयोग कर दिया और एनीथिंग का भी प्रयोग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर एनीथिंग का प्रयोग ना दे, अगर एनीथिंग का प्रयोग ना दे, केवल ये दे दे ही टोल्ड मी, तो भी ये सेंटेंस राइट है। मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आना ही आना चाहिए इन वर्ब के साथ। अब जैसे ये सेंटेंस राइट, ये सेंटेंस राइट, ये तीनों सेंटेंस राइट हो गए। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, ये देखो, ही टोल्ड एनीथिंग। अब देखो, टोल्ड ऐसी वर्ब है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दे दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दे के सीधा डायरेक्ट दे दिया। अब ये सेंटेंस रोंग हो गया। अब ये सेंटेंस रोंग हो गया क्योंकि टोल्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लगना ही लगना चाहिए। अब अगर मैं कहता हूं ही टोल्ड एनीथिंग मी, ये भी रोंग सेंटेंस। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, एनीथिंग भी आ गया और मी भी आ गया। तो बच्चों ये मी पहले आना चाहिए था ना यहाँ पे, उसके बाद एनीथिंग आना चाहिए था यहाँ पे, तो फिर इसलिए ये सेंटेंस रोंग हो गया। अब अगर इस सेंटेंस को राइट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ही टोल्ड एनीथिंग अगर लिखते हो तो फिर आप लोगों को टू मी करना पड़ेगा इसको, फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर आते, जैसे देखो, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, मान लो कि ही हैज नॉट गिवन मी। अब गिव भी वो वर्ब है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट देता है और डायरेक्ट नहीं देता तो सेंटेंस राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मी का प्रयोग कर दिया। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर आपने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग क्यों किया, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज क्यों किया। तो बच्चों मैंने आपको कुछ एडवर्ब्स बताई थी ना, एगो, लॉन्ग एगो,
बिफोर, जो भी मैंने आपको बताई थी, एवरी टाइम, एवरी ईयर, जितने भी एडवर्स प्रेजेंट की बताई है, पास्ट की बताई है, मतलब उन वर्ड्स की वजह से पता चलता कि ये टेंस कौन सा है। लेकिन यहाँ पे उस प्रकार का कोई वर्ड्स ही नहीं दिया, इसलिए आप लोग इस सेंटेंस को प्रेजेंट में भी बना सकते हो, पास्ट में भी बना सकते हो, फ्यूचर में भी बना सकते हो। मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हो, ही डिड नॉट गिव मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इसको सॉरी ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद ही डज नॉट गिव मी, ये भी सेंटेंस राइट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। ही विल नॉट गिव मी, फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिया, राइट हो गया। बट अगर मैं कहता हूं ही हैज नॉट गिवन मी एनीथिंग और फिर दे दिया मैंने यट, तो इस यट की वजह से मुझे ये पता चल गया कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। अब ये तो पता चल गया कि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो मुझे ये तो पता चल गया कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब ये तो मुझे पता चल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये गिव एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, मी, और फिर क्या दे दिया, एनीथिंग। अब इसका मतलब ये इनडायरेक्ट और फिर ये डायरेक्ट। अब ये सीक्वेंस राइट बन गई, तो इसका सीधा सा क्या हो जाएगा, हैज नॉट गिवन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव केस बन जाएगा ये। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, मान लो ये दूसरा सेंटेंस कहता हूं, मोहन खालिस्तान, मतलब हैज नॉट बीन टॉट एनीथिंग। अब देखो, अब यहाँ पे कई बच्चे कहेंगे सर इस यट की वजह से तो मुझे पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन है ना प्रेजेंट परफेक्ट में तो आपने एज या एव उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी, लेकिन फिर ये बीन कहाँ से आ गया? ये बच्चों बीन इसलिए आ गया, क्योंकि यहाँ पे है ना टीच एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है, और डबल ऑब्जेक्ट में सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, उसके बाद डायरेक्ट लेती है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, और सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना नहीं चाहिए, इसलिए इसका पेशिव बन जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हैज नॉट बीन टॉट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पेशिव क्या होता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आपको समझ में आया। और जो आखिरी सेंटेंस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो, द टीचर हैज नॉट टॉट एनीथिंग यट। अब इस यट की वजह से तो मुझे ये पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब दूसरी बात मुझे देखना है कि ये टॉट जो है, टीच कौन सी फॉर्म है, ये टीच जो है वो एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट लेती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया नहीं, सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, तो इसका भी पेसिव बनना चाहिए था, लेकिन बच्चों इसका पेसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही काम क्या करता है, टीच, पढ़ाने का काम करता है। इसका मतलब अगर वर्ब कोई ऐसी दे दी जाए जिसे सब्जेक्ट करता है, मतलब सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉम्बिनेशन सेम दे दे, जैसे टीचर का काम होता है पढ़ाने का, यहाँ पे स्टूडेंट्स का काम होता पढ़ने का। इसका मतलब ये और ये जो वर्ब है दोनों का कॉम्बिनेशन अगर दे दे सेम वर्ब और उसी काम को वही सब्जेक्ट करता है, तो फिर आपको पेसिव नहीं बनाना पड़ेगा, फिर आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच टॉट टॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज टॉट, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, आशा करता हूँ अच्छे तरीके से मुझे इन चीज़ों को फॉलो करें। एक चीज़ को और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इंग्लिश की वीडियो हमने स्टार्ट कर दी, कंप्यूटर की स्टार्ट कर दी। अब जैसी थोड़ी सी ऊपर व्यवस्था चली हुई है, उसके बाद हम फिर साइंस का कोई टॉपिक्स लेके आएंगे और उसको कंप्लीट करवाएंगे। मतलब अब की बात जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को करवाऊंगा वो कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद बच्चों, तब तक दुआओं में याद रखना।